नमो नमः। चाणक्य संस्कृत अकादमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो विषय लेकर मैं आया हूँ वह है क्रोचे। पाश्चात्य काव्यशास्त्र के विद्वान हैं क्रोचे। इससे पूर्व हम लोग दो विद्वानों को पढ़ चुके हैं, उनके विषय में व्यापक चर्चा कर चुके। वो कौन से थे? अरस्तु, लॉन्जाइनस। आज तीसरे विद्वान हैं क्रोचे। ये जो यूजीसी एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ का जो सिलेबस है, न्यू सिलेबस, नया पाठ्यक्रम है, उसमें इकाई 7 में पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अंतर्गत इन तीन विद्वानों के बारे में आपको पढ़ना है और इनको गंभीरता पूर्वक अच्छे से पढ़िए, जिससे जो भी प्रश्न इन विषयों से पूछे जाए वह एक भी प्रश्न आपसे छूटे ना। आइए देखते हैं हम लोग क्रोचे के बारे में। क्रोचे जो था इटली का रहने वाला था, ठीक है ना। तो इटली के नेपुल्स नामक नगर में जन्म हुआ था क्रोचे का। तो क्रोचे का कहाँ जन्म हुआ था? इटली में। और इटली में कहाँ हुआ था? तो नेपुल्स नामक नगर में हुआ था। क्रोचे का जन्म अब किस सन में हुआ था? देखिए, क्रोचे का जन्म हुआ था 1866 ईस्वी में, 1866 ईस्वी में हुआ था। देखिए, इनका जो सिद्धांत है या इनका जो सिद्धांत है वह क्या सिद्धांत है और उस कौन से सिद्धांत के लिए यह प्रसिद्ध हुए हैं या किस वाद के समर्थक हैं? तो वह है अभिव्यंजनावाद। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं क्रोचे। अनुकरण के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? अरस्तु थे। तो इस प्रकार इनके जो विशिष्ट या मुख्य और महत्वपूर्ण जो सिद्धांत हैं, जो भी है, उनको आप अच्छे से कंठस्थ करिएगा, याद करके रखिएगा, नहीं तो परीक्षा में आपसे चूक हो जाएगी। अब देखिए, तो प्रश्न था कि हमारा अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक है कौन है? क्रोचे। देखिए, स्थेटिक नामक ग्रंथ की रचना की थी क्रोचे ने। तो क्रोचे के ग्रंथ का क्या नाम था? स्थेटिक है। तो आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ग्रंथों के, इनके प्रमुख ग्रंथों के नाम पूछे जा सकते हैं, तो उसको आप ध्यान से याद रखिएगा। स्थेटिक नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? हाँ, यह भी पूछा जा सकता है। यह भाषा किस भाषा में लिखी गई है पुस्तक? तो वह है इतावली, अर्थात इटली भाषा में लिखी गई है। स्थेटिक नामक ग्रंथ का प्रथम प्रकाशन हुआ था, कब हुआ था? 1902 में, 1902 में इस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ, प्रथम प्रकाशन, फर्स्ट जो एडिशन है पब्लिकेशन का, वो 1902 में था। स्थेटिक के कितने भाग हैं? यह 2 भागों में, यह पुस्तक जो है क्रोचे द्वारा जो लिखित पुस्तक है, यह 2 भागों में विभाजित है। स्थेटिक के किस भाग में सौंदर्य शास्त्र का विवेचन है? प्रथम भाग में। जो देखिए 2 भाग हैं, तो प्रथम भाग में सौंदर्य शास्त्र का वर्णन किया गया है। स्थेटिक के किस भाग में सौंदर्य शास्त्र का इतिहास वर्णित है? तो दूसरे भाग में सौंदर्य शास्त्र के इतिहास के बारे में चर्चा है या इतिहास का वर्णन किया गया है। आधुनिक सौंदर्य शास्त्र का जनक माना जाता है बाउमगार्टेन को मॉडर्न एस्थेटिक, अर्थात आधुनिक सौंदर्य शास्त्र का जनक जो है बाउमगार्टेन को माना जाता है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आ जाएगा। आधुनिक सौंदर्य शास्त्र का निम्नलिखित में से जनक है? अरस्तु है, क्रोचे है, लॉन्जाइनस है और बाउमगार्टेन है। तो सही विकल्प बाउमगार्टेन। आइए देखिए आगे। प्रत्येक अंतः प्रज्ञा कला है क्रोचे के इस मान्यता में दोष है। कैसा दोष है? कौन सा दोष? अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव, 3 प्रकार के दोष हमारे साहित्य में माने गए हैं। तो यहाँ पर अतिव्याप्ति नामक दोष है। क्रोचे ने ज्ञान के कितने रूप माने हैं? 2। सहजानुभूति, विचारात्मक, मन शक्ति द्वारा उपलब्ध कराया जाता है प्रथम ज्ञान, बुद्धि का विषय है द्वितीय ज्ञान। सहजानुभूति को ऐन्द्रिक संवेदनों से भिन्न मानता है कौन? क्रोचे। सहजानुभूति का एक अभिन्न अंग है अभिव्यंजना।
सहजानुभूति का ही एक अभिन्न अंग जो है अभिव्यंजना को क्रोचे ने बतलाया है। क्रोचे के सौंदर्य विवेचन का आधार है आत्मवाद। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्रोचे के सौंदर्य विवेचन का क्या आधार है, तो आत्मवाद है। क्रोचे कलात्मक निर्माण के कितने चरण मानने हैं या मानते हैं, तो 4। कौन कौन से? संस्कार, अभिव्यंजना, सौंदर्य मूलक और चतुर्थ है सौंदर्य का भौतिक द्रव्यों में रूपांतरण। फिर से मैं बता रहा हूं, क्रोचे कलात्मक निर्माण के 4 चरण मानते हैं। पहला है संस्कार, दूसरा है अभिव्यंजना, तीसरा है सौंदर्य मूलक और चतुर्थ है सौंदर्य का भौतिक द्रव्यों में रूपांतरण। देखिए, सहृदय अर्थात भावक के साथ सृष्टा अर्थात कलाकार को भी आनंद का भागी माना है क्रोचे ने। क्रोचे जो है सहृदय जन को और सृष्टा को, दोनों को जो है आनंद का भागी माना है क्रोचे ने। देखिए, आत्मवादी दार्शनिक थे क्रोचे। प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से आत्मवादी दार्शनिक कौन है, तो आत्मवादी दार्शनिक थे क्रोचे। किसके समग्र सौंदर्य विवेचन में आत्मवाद प्रतिष्ठित है, तो इनके जो जितना इन्होंने वर्णन किया है सौंदर्य शास्त्र में, उसमें आत्मवाद उसके मूल में है क्रोचे ने। तो किसके समग्र सौंदर्य विवेचन में आत्मवाद प्रतिष्ठित है? क्रोचे के। क्रोचे काव्य कला के किस हेतु को मानते हैं, तो प्रतिभा को मानते हैं। प्रतिभा इन काव्य या कला का जो कारण है, हेतु है, वह प्रतिभा है। देखिए, ये संस्कृत शास्त्र में जो है, जब काव्य शास्त्र में जाएंगे तो वहां पर यह जो है काव्य हेतु की चर्चा की गई। वह भी विषय मैं लेकर आपके सामने आऊंगा। और उस काव्य हेतु है काव्य भेद इत्यादि जो है। काव्य हेतु काव्य का कारण मानते हैं। तो देखिए, कोई कहता है प्रतिभा व्युत्पत्ति, 2 ही है, पंडित राज जगन्नाथ कहते हैं। कोई कहता है प्रतिभा व्युत्पत्ति अभ्यास, 3 मानता है, कोई 2, कोई सिर्फ प्रतिभा को ही काव्य का हेतु मानता है। मोहम्मद जो है 3 मानते हैं काव्य का हेतु। आगे देखिए, कलाकार में सौंदर्य की उत्पत्ति होती है कथन है क्रोचे का। भावक में सौंदर्य की पुनरुत्पत्ति होती है कथन है क्रोचे का। सहजानुभूति को बौद्धिकता से रहित मानता है क्रोचे। सहजानुभूति जो है उसको बौद्धिकता से रहित जो है क्रोचे मानता है। अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्ति का विलायती उत्थान कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्ति का विदेशी अर्थात विलायती उत्थान कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। क्रोचे की प्रसिद्धि का सबसे बड़ा आधार है अभिव्यंजनावाद। अभिव्यंजनावाद के कारण ही क्रोचे इतना प्रसिद्ध हुए हैं। तो इनका जो सिद्धांत है अभिव्यंजनावाद है और इसके प्रवर्तक कौन है? क्रोचे ही। अभिव्यंजनावाद का विषय विवेचन किस ग्रंथ में क्रोचे ने किया था? स्थेटिक में। जो स्थेटिक नामक क्रोचे का ग्रंथ है जिसकी रचना क्रोचे ने की थी, स्थेटिक की, उसमें अभिव्यंजनावाद का बहुत व्यापक रूप में वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार साथियों आज हम लोगों ने क्रोचे के बारे में पढ़ा। और साथियों सेट जो मैंने वह लिखा है, तो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जिसको स्लेट कहते हैं, वह आज भी बहुत सारे राज्यों में होता है। जैसे आप कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, और इधर महाराष्ट्र हो गया। तो इन अनेक जो है राज्यों में होता है। तो उनके लिए भी समान सिलेबस है। उनका भी सिलेबस जो है यूजीसी से मिलता जुलता ही है। यूजीसी वाला ही सिलेबस, जो यूजीसी नेट जेआरएफ का सिलेबस है, वही सिलेबस उन परीक्षाओं का भी है। तो इसलिए उन साथियों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और मैं उनसे जो कुछ अलग भी विषय होगा उस विषय को भी लेकर उनके साथ मतलब आप सबके साथ चर्चा करूंगा। और आप लोग इसका लाभ उठाइए और अच्छे से तैयारी करके अपनी परीक्षा में सफल होइए। ऐसी हमारी कामना है, हमारी टीम की कामना है, हमारे संस्थान की कामना है। जय तो संस्कृतम, जय तो भारत।